नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूँ नीलम पांडे और हमारे साथ हैं शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा एमपी संजय राउत। आपका बहुत-बहुत स्वागत है द नमस्कार। प्रिंट में सर। सर मैं जानना चाहूँगी, हमने देखा अभी कुछ दिनों में जो अजीत पवार जी की डेथ हुई, उसके बाद से आप एक पूरा जो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की अगर बात करें, आपको क्या लगता है क्या कुछ चेंज होगा उससे? डेफिनेटली अजीत पवार महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के एक प्रमुख स्तंभ थे। हुँ, ऑफकोर्स शरद पवार जी का उनको एक बहुत बड़ा लेगेसी मिला है, लेकिन 2 साल से अजीत पवार की पॉलिटिक्स अपनी ताकत पर इंडिपेंडेंट लोग कर रहे थे बीजेपी के साथ। अजीत पवार का एक महत्व यह है कि बीजेपी के साथ गए, लेकिन बीजेपी का एजेंडा कभी अजीत पवार ने अपने ऊपर थोपा नहीं। ये हिंदू मुसलमान बटेंगे हुँ, तो कटेंगे, वो झंझट में कभी अजीत पवार नहीं पड़े। उसकी अपनी खुद की जो विचारधारा थी, सेक्युलर विचारधारा के साथ वो बीजेपी के साथ काम कर रहे थे। उनकी मजबूरी थी बीजेपी में जाना, बीजेपी के साथ जाना। ये झूठे मुकदमे, झूठे केसेस में लोगों को उलझा देते हैं हुँ, बीजेपी। तो बहुत से लोगों की मजबूरी भी होती है। अजीत पवार भी उस मजबूरी में बीजेपी के साथ चले गए। अब उनका निधन हो गया है और जिस तरह से हादसा हुआ, हुँ, हमने देखा, चाहे हमारे उनके कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अजित पवार महाराष्ट्र के एक बहुत ही लोकप्रिय पॉपुलर लीडर थे। उनकी जो काम करने की जो गति थी वो आज किसी के पास नहीं है। हमेशा लोगों में रहते थे। वो अपने उनके जो काका अंकल है उनसे लिया हुआ ये सब उनका है ये पैसा। तो अभी उनके पार्टी का क्या होगा क्या नहीं होगा, वो निर्णय लेने में मुझे नहीं लगता कि उनके पार्टी में कोई इस प्रकार का अजित पवार जैसा नेता है। हुँ। सुनित्रा पवार जी को डिप्टी डिप्यूटी सीएम सीएम बनाया बनाया है। है, हुँ, ठीक है, वो बीजेपी की राजनीति है। लेकिन उससे महाराष्ट्र अजित पवार जो नहीं है आज, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ये पार्टी को सिर्फ अपने साथ नहीं लेगी तो अपने आप को निगल जाएगी। ये बीजेपी का पुराना खेल है। अब सुनित्रा पवार की लीडरशिप तो नहीं थी कभी। हुँ, वो तो एक हाउसवाइफ हमेशा रही, अभी राज्यसभा में आई थी। लेकिन अजित पवार को मानने वाला महाराष्ट्र में जो कार्यकर्ता है, वो अब सोचेगा कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। वो सब जुड़े थे पार्टी से अजित पवार के लिए। ओरिजिनली ये सभी लोग शरद पवार जी के थे। हुँ। तो बाद में अजित पवार सत्ता में आ गए तो सत्ता के साथ जुड़ गए। लेकिन अब बहुत बड़ा एक वैक्यूम तैयार हो गया है महाराष्ट्र की राजनीति। तो आपको लगता है इस पूरे जो सुनेत्रा पवार जी को बनाया गया, इसका मास्टरमाइंड बीजेपी है, पार्टी को नहीं पूछा गया इसके बारे में? देखिए, पार्टी यानी अजित पवार ही थी ना। हुँ, महाराष्ट्र में या देश में अब ऐसी पार्टी है जो फैमिली पार्टी है। हुँ, चाहे शरद पवार साहब की पार्टी हो, चाहे तेलंगाना की पार्टी हो, हाँ, हुँ, चाहे जगन रेड्डी की पार्टी हो, ममता जी की पार्टी हो, चाहे मोदी जी की पार्टी हो, हुँ, सबकी पार्टी तो बस एक नाम पर चलती है। तो अजित पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस हुँ, ओरिजिनल शरद पवार साहब की पार्टी है। शिवसेना ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे की। हुँ, ये अमित शाह साहब ने चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में लाकर तुम एक पार्टी चलाओ, हम एक पार्टी तुमको दे रहे हैं। ऐसी एक राजनीति देश में चल रही है। आप 40 विधायक तोड़कर लेके आओ, हुँ। हम आपको पार्टी के मालिक बना देंगे। एक नया शगुफा देश के राजनीति में आया है, उसमें अजित पवार भी थे। लेकिन अब अजित शरद पवार साहब आज 86 की एज में है, हुँ। उनकी तबीयत भी खराब रहती है। ऐसे में अब शरद पवार साहब को फिर एक बार उड़ान भरना मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। तो पार्टी का भविष्य जो है अजित पवार जी के, वो अब बीजेपी के हाथ में है। लेकिन कई लोग ये भी बात कर रहे थे कि शरद पवार जी और अजीत पवार जी की पार्टी का भी मर्जर होने वाला था, फिर वो एनडीए में जॉइन करने वाले थे, ऐसे भी बातें आ नहीं, रही हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि शरद पवार साहब एनडीए में शामिल होने वाले थे।
मर्जर की बात में जरूर सच्चाई थी, दम था। हम्म, अजित पवार बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, उनकी मजबूरी थी। ईडी है, सब सीबीआई, वो मजबूरी में बीजेपी के साथ चला गया। 2 साल में पूरा क्लीन चिट ले लिया। और एक था, मैंने बार बार देखा है, हम्म, अजित पवार जी और शरद पवार जी में एक इमोशनल रिश्ता हमेशा रहा, हमेशा रहा। अजित पवार पवार साहब को रिस्पेक्ट देते थे, बहुत प्यार भी करते थे। और जो गलती की थी पार्टी तोड़ने की, छोड़ने की, वो सुधारना भी चाहते थे कि नहीं, अभी हमको वापस एक साथ आना है। और इस तरह से बातचीत दोनों पार्टी में चल रही थी, क्योंकि हम भी पवार फैमिली से बहुत क्लोज रहे हैं। पवार साहब की पार्टी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की मेंबर है, हम्म, तो हमको भी एक दूसरे को हम चर्चा करते हैं। तो अजित पवार और उनकी पार्टी और शरद पवार साहब की पार्टी के मर्जर की बात डेफिनेटली चल रही थी। लेकिन अब कुछ लोग ये मर्जर होने नहीं देंगे। अजित पवार जाने से ये प्रक्रिया रुक गई है। कई लोगों ने जो अभी ये जो दुखद घटना हुई उस पर भी प्रश्न डाले हैं कि किस तरह से हुआ, प्रोब होनी चाहिए। प्रोब तो होनी चाहिए ना, एक इतना हम्म, बड़ा नेता विमान दुर्घटना में मारा जाता है। हाँ, तो ये एक्सीडेंट है या कुछ सैबोटेज किया है, हम्म, उसकी अगर जांच की मांग कोई करता है तो उसमें गलत क्या है। हम्म, एक ऐसा नेता खोया है जो महाराष्ट्र की राजनीति में प्रमुख नेता रहा। दूसरी बात है कि ये मांग हमने नहीं उठाई है, सबसे पहले ये मांग एनसीपी की तरफ से उठाई है। जैसे बहुत से हम्म, सवाल खड़े किए हैं, खास करके पायलट क्यों बदला बार बार। बाद में विमान क्रैश होने के बाद बताया गया कि 6 पैसेंजर है, ऑन रिकॉर्ड 6 पैसेंजर है, लेकिन डेड बॉडी तो 5 की मिली है। हम्म, तीसरी बात है कि जो अंदर पैसेंजर थे वो जलकर राख हो गए, लेकिन अंदर जो कागज़ फाइलें वो जैसी की वैसी रही है। दूसरी बात है कि टेक्निकल खराबी अगर है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन बार बार हमारे नेता जो है इस प्रकार से फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। हमने माधवराव सिंधिया को भी खोया है, हमने और भी लोगों को इस तरह से खोया है। आने वाले दिनों में इस प्रकार का हादसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अब हमको अलर्ट रहना चाहिए। तो अगर जांच की मांग की है तो हम्म। उसमें गलत क्या है। पर आप लोगों की तरफ से भी ये मांग है? हमने भी मांग की है, क्यों नहीं मांग करें। देखिए बात ऐसी है, हम्म, बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर किसी का विश्वास नहीं है। राजनीति के लिए और सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब अजित पवार जी घर वापसी के बारे में सोच रहे थे, उसने खुलेआम बोला था कि हाँ मर्जर की बात चल रही है, तो सबसे पहला विरोध बीजेपी से हो गया। हम्म, उनकी पार्टी है, उनके घर की बात है, उनको निर्णय लेने दो। बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमको नहीं पूछा और आप मर्जर कर रहे हो। अरे आपकी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है। हम्म, हाँ, और जब ये बात शुरू हो गई मर्जर की, तो बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री ने अजित पवार को धमकाया कि आज भी आपकी फाइल बंद नहीं हो गई है, सिंचन घोटाले वाली फाइल बंद नहीं हो गई, ऐसा धमकाया। उसका मतलब क्या है कि अगर आप मर्जर की बात आगे चलाएंगे तो याद रखना आपकी फाइल अब तक बंद नहीं हो गई। उसके ऊपर अजित पवार का जवाब था, वो ऑन रिकॉर्ड है, हम्म, आप जाकर देख सकते हो। अजित पवार ने कहा मेरी फाइल की बात छोड़ दीजिए, अब आपकी फाइल मेरे पास है, बीजेपी की घोटाले की। सिंचन घोटाले का पैसा सिर्फ मेरे पार्टी में नहीं आया है, आपने इतने सिंचन घोटाले किए हैं, सबकी फाइलें मेरे पास है। ये अजित पवार बार बार 1 महीने से बोल रहे हैं। 15 जनवरी को उनका लास्ट स्टेटमेंट है उनका, हम्म। कि बीजेपी की सिंचन घोटाले की फाइल मेरे पास है और मेरे पास रहेगी। उसके बाद 10 दिन में अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है और अजित पवार की उसमें मौत होती है, तो लोगों के मन में शंका आई। जो आप ये कह रहे हैं कि
अजीत पवार जी कह रहे थे जनवरी 15 को उनकी लास्ट एक स्टेटमेंट थी कि उनके पास भी कुछ स्कैम रिलेटेड है ना। पेपर्स थे। उसके बारे में अगर आप थोड़ा-सा और विस्तार से बता पाएँ? नहीं, नहीं, अजीत पवार ने तो खुलकर बात की है उस बारे में। हुँ, ऐसा नहीं कि मेरी बात है। अजीत पवार के ऊपर जब ये इल्ज़ाम लगाया एक मंत्री ने हुँ, बीजेपी के, कि जब ये पवार साहब से वापस घर वापसी की बात चल रही, तो अगर आप ऐसा करोगे, तो ये मत भूलो कि आपकी फ़ाइल अब तक बंद नहीं हुई है पूरी तरह से। हुँ, तब अजीत पवार का स्वाभिमान जागृत हो गया। वो भी मराठा है। तो बोला, आप क्या मुझे मेरी फ़ाइल निकालोगे? आपकी फ़ाइलें मेरे पास है। जब मैं ये फ़ाइल खोल दूँगा तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। उसमें एक उदाहरण उसने दिया था कि सिंचन घोटाले के कुछ प्रोजेक्ट में, टेंडर में कॉस्ट बढ़ाकर जो पैसा ऊपर आया 150 हुँ, करोड़, वो बीजेपी ने अपने पार्टी फंड में जमा किया। ये अजित पवार ने खुलेआम कहा है। हुँ, पर ऐसे बहुत सी फाइल अजित पवार के पास थी, बहुत सी फाइल अजित पवार ने अपने पास रखी थी और अजित पवार उस फाइल के बारे में खुलकर बोलते थे। तो अजित पवार का जो मृत्यु हुआ है, हुँ, जो एक्सीडेंट हुआ है, तो लोगों के मन में शंका है हुँ। कि क्या ये लिंक्ड है। ये लिंक है क्या नहीं। ये मेरी बात तो नहीं, ये तो अजित पवार के पार्टी के लोग उठा रहे हैं। विधायकों ने उठाई है, उनके नेताओं ने, अभी अभी हुँ, छगन भुजबल ने भी उठाई है। अभी आज छगन हुँ। भुजबल ने मुद्दा उठाया है। आपने महाविकास आघाड़ी की बात की, तो उसका फ्यूचर क्या है? क्योंकि आप लोगों ने तो कंटेस्ट किया नहीं कांग्रेस के साथ या फिर पवार जी के साथ कंटेस्ट किया नहीं, तो इसका भी महत्व क्या है? साथ में हैं, नहीं हैं, आगे देखो, क्या होगा? ये बात जो है हुँ, लोकल बॉडीज चुनाव की है। जी। लोकल बॉडीज का चुनाव कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हुँ, ये बीजेपी ने ये नया एक शुरू किया प्रोग्राम, सभी ग्राम पंचायत का चुनाव भी पार्टी के नाम पर लड़ेंगे। कार्यकर्ता है, लड़ने दो नीचे। लोकल बॉडीज का चुनाव में भी मुख्यमंत्री और मंत्री चार्टर फ्लाइट लेकर घूमेंगे प्रचार के लिए, हेलीकॉप्टर से घूमेंगे। महाराष्ट्र में हुँ, महाविकास आघाड़ी है ना, वो विधानसभा के लिए बनी थी और इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा के लिए देश भर में। लोकल बॉडीज के लिए कोई ऐसा हमने एक नई आघाड़ी या अलायंस नहीं बनाया था। हुँ, जिसको चाहिए इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। अब शरद पवार जी के पार्टी के साथ हमारा बहुत जगह पे अलायंस हुआ था। मुंबई में हम शरद पवार जी के पार्टी के साथ थे। उनके भी लोग हमारे साथ चुनकर आए हैं। कांग्रेस को मुंबई में अलग लड़ना था, कांग्रेस अलग लड़ गई, लेकिन अभी हम एक साथ हैं। अभी सब साथ में हैं। बीएमसी में हम वापस एक साथ आ गए ना। हुँ, तो ये बात नहीं है कि महाविकास आघाड़ी का भविष्य क्या है या क्या रहेगा। महाविकास आघाड़ी का भविष्य अच्छा है महाराष्ट्र में, और हम सब लोग एक साथ मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम म्युनिसिपल जो अभी इलेक्शंस की बात करें, तो ठीक है, मुंबई में आप लोगों का प्रदर्शन शिवसेना यूबीटी का ठीक था, लेकिन अगर आप और जगहों की बात करें, तो एक तरह से एकनाथ शिंदे ने ओवरशैडो ही किया। देखिए, हमने हमारे पास वोटर्स को खरीदने के लिए पैसा नहीं है और हम ये काम करेंगे भी नहीं। हुँ, 10-10 हज़ार में डेमोक्रेसी को खरीदना और बेचना ये हमारा काम नहीं है। ये पैसे का खेल है। सब महाराष्ट्र को बदनाम किया है इस मामले में। महाराष्ट्र कभी ऐसा नहीं था। लेकिन चाहे बीजेपी हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, करप्शन का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा है, राजनीति में डालते हैं, लोगों को खरीद लेते हैं। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? हमने बिहार में भी देखा, सरकारी पैसे से योजनाएं लाते हैं, महिलाओं के खाते में चुनाव वोटिंग के एक दिन पहले 10-10 हज़ार डालते हैं। महाराष्ट्र में ये हो गया, अब बिहार में भी हो गया। हर चुनाव में यही खेल चलता है उनका। हुँ। कभी ना कभी ये रोकना पड़ेगा। हम इस प्रकार से राजनीति नहीं करेंगे। कल आपने देखा होगा लोकसभा बिल्कुल चल नहीं पाई राहुल गांधी जी के बयान के बाद। लोगों की बहुत अपेक्षाएं होती हैं कि पार्लियामेंट सेशन है, उनके जो मुद्दे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव उठाएंगे। इस तरह से अगर पार्लियामेंट चलेगी ही नहीं तो नुकसान किसका है? सरकार की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, हम्म, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, एक जिम्मेदार नेता है।
इंदिरा गांधी के पोते हैं, राजनीति उनके रगों में है। एक विषय उठाना चाहते हैं वो, एक विषय को उठाना चाहते हैं। पर वो बुक पब्लिश नहीं हुई, गवर्नमेंट कह रही है। देखिए, बुक पब्लिश हो या ना हो, एक इन्फॉर्मेशन तो है ना हम्म, कि हमारा देश का पॉलिटिकल लीडरशिप जब देश पर संकट आता है तो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। चीन से या पाकिस्तान से किसी से युद्ध करना है या नहीं करना है, या आर्मी चीफ नहीं तय करेगा, हम्म, ये देश की पॉलिटिकल लीडरशिप तय करेगी। आपने बार बार कहा है ना कि मेरी 56 इंच की छाती है, मैं पाकिस्तान को, चीन को, सबको औकात दिखाऊंगा उनकी, ये आपकी बात है। लेकिन आप ट्रंप के सामने घुटने टेकते हो, आप चीन को आंख नहीं दिखा सकते हो, पाकिस्तान जैसा एक कमज़ोर देश के ऊपर दादागिरी करते हो, क्योंकि हिंदू मुसलमान करने में आपको आसान है यहाँ वोटिंग पैटर्न के लिए। नरवणे साहब ने अपने बुक में क्या लिखा है, जो इंसिडेंट हुआ है उस बारे में कोई जानकारी दी है, 2 या 3 पैराग्राफ में है, मैंने भी वो पढ़ा है। इस प्रकार से बहुत सी किताबें पहले भी आई है, 1961 से 62 से लेकर 1965 तक, जब जब युद्ध हुआ है या कारगिल जैसे हादसे हुए हैं, तब उसमें जो लोग शामिल थे उस प्रक्रिया में, उसने किताबें लिखी है और वो किताब पर कभी सरकार ने बैन नहीं डाला है। लेकिन सरकार जनरल नरवणे के किताब के से क्यों डरती है? राहुल गांधी ने बात की है, आप जवाब दीजिए, पार्लियामेंट है ना, आप प्रधानमंत्री है, आप रक्षा मंत्री है, आपको जवाब देने का पूरा अधिकार है। पार्लियामेंट अगर नहीं चल पा रही है तो ये सरकार की कृपा है। एप्स्टीन फाइल्स को लेके भी काफ़ी कुछ चर्चाएं हो रही हैं। आप सरकार से लोग चाह रहे हैं कि वो अपना जवाब दें, जवाब दिया है उन्होंने, उन्होंने कहा इसका सरकार का तो कुछ हमने से ये मोदी पार्लियामेंट से में ये लेना मुद्दा देना नहीं नहीं उठाया है। है ना। जी, ये जो जिस फाइल की आप बात कर रहे हो उसमें जी। हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हुँ, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति का वे नहीं है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, इस देश के प्रधानमंत्री है। तो हमने ये मुद्दा उठाया, उसके ऊपर हमने पार्लियामेंट में कोई सवाल नहीं पूछा सरकार को अब तक। हुँ, ये भी सरकार ने सोचना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, देश की सीमा की सुरक्षा का मुद्दा है, और जिसके पास ये जिम्मा था वो आर्मी चीफ कुछ बात लिखता है तो डरने की बात क्या है? सरकार अपनी भूमिका अपनी अपनी साइड रख सकते हैं। राहुल गांधी तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप तो प्रधानमंत्री, आप रक्षा मंत्री हैं, डरते क्यों हो? ये डरपोक सरकार है, ये अपोजिशन से डरती है। सत्ताधारियों ने डरना नहीं चाहिए, अपनी बात बहुत मजबूती से रखनी चाहिए, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है, दम नहीं है उतना। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, असम, वेस्ट बंगाल। किस तरह से आपको लग रहा है जो ये एक इंडिया अलायंस बना था, अभी उसकी क्या रूपरेखा है? देखिए, इंडिया अलायंस लोकसभा के लिए बना है, मैं बार बार अच्छा, कहता हूँ। स्टेट्स के लिए नहीं। स्टेट के लिए लोकल जो जो स्टेट के अब लोग होते हैं, जैसे जी। समझो कांग्रेस और अखिलेश यादव को कुछ करना है तो स्टेट में कर देंगे। हुँ, आसाम में अलग से कोई उनकी योजना बन सकती, जैसे महाराष्ट्र में हमने महाविकास आघाड़ी बनाई और जी। चुनाव में साथ में गए हैं। अगर चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो जाए हुँ, तो पश्चिम बंगाल से लेकर आसाम तक और यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। बंगाल में तो खैर नहीं है, केरल में नहीं है। कल आपने देखा होगा ममता बनर्जी ने क्वेश्चन भी रेज़ किए इसी पे, वो खुद आई यहाँ। ममता बनर्जी को कल चुनाव आयोग को मिलने गई थी, आने के बाद मैंने उनका आक्रोश देखा है। हुँ, जिस तरह से देश का चुनाव आयोग, जो कभी एक निष्पक्ष संस्था रही, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, वो चुनाव आयोग आज भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। हमारे जैसे लोगों को, अपोजिशन को वहाँ न्याय नहीं मिलेगा। वो भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हाई कोर्ट भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अमेरिका यूएस डील आपने देखा होगा कल अनाउंस हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी, उसके प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड नरेंद्र ट्रंप मोदी ने भी। बताता है कि इस प्रकार का डील हो गया है मोदी की रिक्वेस्ट पर। ये डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन से जानकारी दे रहा है। मोदी ने नहीं जानकारी दी।
बाद में पीएम ने ट्वीट किया। बाद में ट्वीट किया। जी। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रम्प, और ऐसे ऐसे बातें उसमें है कि मोदी ने ये मान्य किया है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीद लेंगे, अमेरिका से खरीद लेंगे, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को तो जीरो टैक्स हिंदुस्तान में है, वहाँ से जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आएंगे उसको इंडिया में टैक्स नहीं है। अब तो हमारे किसान मर गए। वहाँ से मक्का आएगा, गेहूँ आएगा, बादाम आएगा, दूध आएगा, सब कुछ आएगा अमेरिका से, और उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मोदी जी ने किसी के प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये बात मान ली है, तो हमारे किसान के ऊपर अब ये इतना बड़ा प्रेशर है। अमेरिका से माल आएगा, सस्ते में बेचा जाएगा, और हमारा किसान सड़क पर वापस आ जाएगा, उसके ऊपर गोली चलेगी। सड़क पर आया इसलिए क्योंकि ट्रम्प की इच्छा है। किसी को बचाने के लिए मोदी जी ने ये डील किया है। मैं गौतम अडानी का नाम ले लूँगा। गौतम अडानी अमेरिका के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। उनको बचाने के लिए, अपने दोस्त, उद्योगपति दोस्त को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे भारत के किसानों के हित का सौदा किया प्रेसिडेंट ट्रम्प से। ये ठीक नहीं है। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली विद अनीशा।